नमस्कार। हमारी मेवाड़ की कहानी में आपका स्वागत है। पिछली मेवाड़ की कहानी के भाग में हमने मेवाड़ के महाराणा रायमल के बारे में जानकारी प्राप्त की, लेकिन आज के इस भाग में रायमल के जीवन काल के अंदर उसके पुत्रों के अंदर होने वाला उत्तराधिकार का संघर्ष और महाराणा सांगा के शासक बनने की दिलचस्प कहानी है, उसको अध्ययन करेंगे। देखिए, मेवाड़ के महाराणा रायमल के 14 पुत्र और 2 पुत्रियां बताई जाती है। हालांकि अलग अलग संकेत ही मिलते हैं इसके बारे में। और उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम था पृथ्वीराज, दूसरे पुत्र का नाम था जयमल और तीसरे पुत्र थे वो थे महाराणा सांगा। कहीं इनके नाम के रूप में चौथा पुत्र भी दिया जाता है। महाराणा रायमल ने अपनी आंतरिक और बाह्य परेशानियों पर छुटकारा पाया, उस पर विजय प्राप्त की और उसके पश्चात अपने राज्य को स्थायित्व प्रदान किया, आगे बढ़ाने का प्रयास किया। सब कुछ मेवाड़ में सही था। एक दिन मेवाड़ राजघराने के ज्योतिष दरबार में आते हैं, तब रायमल उनको अपने पुत्रों की कुंडली दिखाकर पूछते हैं कि राजयोग किसके पक्ष में है। तब ज्योतिष कुंडली देकर कहते हैं कि राजयोग सांगा के पक्ष में। और ये बात सुनकर वहाँ संघर्ष की स्थिति बन जाती है। क्यों? कि पृथ्वीराज सबसे बड़े थे और ये बात पृथ्वीराज जयमल को जस्ती नहीं है और वहीं संघर्ष शुरू हो जाता है। लेकिन इस संघर्ष के अंदर संग्राम सिंह है वो भागने में कामयाब हो जाते हैं और लेकिन उनकी एक आंख चली जाती है। तब सूरजमल ने विवाद रुकवाया और सांगा यहाँ से भागने में कामयाब हो गए थे। लेकिन ये विवाद यहीं खत्म होने वाला नहीं था, क्योंकि पृथ्वीराज है वो सांगा से वैर रखने लगा था। चाचा सूरजमल है वो इस विवाद को रोकने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि पिता के जीवित रहते पुत्रों के अंदर ये संघर्ष चल पड़ा है जो कि उचित नहीं है। बाद में चाचा सूरजमल है वो सांगा, पृथ्वीराज और जयमल को बताते हैं कि बिमल गांव की चारणी के पास जाओ, वो सही हकीकत जानती है और बता देगी। इस बात पर वो तीनों ही उस बिमल गांव की चारणी के पास पहुंचते हैं ताकि सच्चाई का पता चल सके, आगे सच क्या होने वाला है इसकी जानकारी लग सके। चाचा के साथ तीनों भीमल गांव की चारणी के पास पहुंचती है और वो चारणी उस गांव के लिए एक देवी का रूप होती है। वो चारणी उनको कहती है कि वो अगले दिन मंदिर में आ जाए। जब अगले दिन ये सब मंदिर में जाते हैं तो वहाँ एक सिंहासन पड़ा होता है, एक गद्दी बिछी होती है। पृथ्वीराज उस सिंहासन पर बैठ जाते हैं, सांगा उस गद्दी पर बैठ जाते हैं और एक तरफ जयमल बैठ जाते हैं और चाचा सूरजमल वहीं खड़े रहते हैं। थोड़ी देर बाद में जब विमल गांव की चारणी आती है, उससे पूछते हैं कि हमें जानना है कि राजयोग किसके पक्ष में है। तब वो चारणी कहती है कि मैंने यहाँ जो गद्दी बिछाई थी वो भावी राजा के लिए बिछाई थी और उस गद्दी पर संग्राम सिंह या सांगा बैठे, इसका मतलब भावी राजा संग्राम सिंह या सांगा ही बनेंगे। ये सुनते ही वहाँ पुनः द्वंद्व की स्थिति बन जाती है। फिर उन तीनों भाइयों के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। इस संघर्ष के अंदर सांगा भी घायल हो जाते हैं और पृथ्वीराज भी घायल हो जाते हैं, लेकिन चाचा सूरजमल बीच बचाव करते हैं और किसी तरीके से यहाँ से सांगा है या संग्राम सिंह है वो निकलने में, भागने में कामयाब हो जाते हैं और भागते हुए वो सेवंतरी गांव पहुँचते हैं और एक मंदिर में शरण ले लेते हैं। सांगा जिस मंदिर में शरण लेते हैं वो मंदिर नारायण मंदिर था, जो उसके पूर्वजों द्वारा ही बनाया गया था। और उसी मंदिर में बीदा राठौड़ है वो आते हैं दर्शन करने के लिए। जब वो सांगा को देखते हैं जो घायल थे तब तो उनका उपचार करवाते हैं और इधर जयमल है वो ढूंढता हुआ आ जाता है और ढूंढता हुआ सांगा को मिलता है। उसके साथ सेना होती है और सांगा को वो पूरा मारने के लिए प्रयास करता है, लेकिन बेदा राठौड़ है वो किसी तरीके से सांगा को वहाँ से भगाने में कामयाब हो जाते हैं और स्वयं जयमल और उसकी सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार बेदा राठौड़ यहाँ अपने शरणागत की रक्षा के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। अब यहाँ से कुछ फायदा नहीं होता और जयमल है वो कुंभल नहर चले जाते हैं। इधर जो संघर्ष हुआ था उसमें सांगा भी घायल थे और पृथ्वीराज भी घायल थे और धीरे धीरे दोनों ठीक होते हैं। लेकिन जब ये बात रायमल तक पहुँचती है तब वो अपने पुत्रों को कहते हैं कि मेरे पास मत आना, अपना शकल मुझे मत दिखाना, क्योंकि रायमल को ये लगता है या ये सूचना आभास होता है, मिलती है कि पृथ्वीराज जयमल ने सांगा को मार दिया है। इस प्रकार की सूचना उनको मिलती है, इसलिए वो तीनों से अलग हो जाते हैं और अपना मुंह न दिखाने के लिए उनको कह देते हैं।
सांगा को जब बीदा राठौड़ ने बचाकर भगाया था, तब वो आगे जाकर एक गडरिये की शरण में आते हैं और वहीं गडरिये के शरण आने के बाद वो अजमेर के करमचंद पंवार के यहाँ शरण ले लेते हैं। एक करमचंद है, वो एक ठाकुर थे और एक लूटपाट उस वक्त किया करते थे, छोटी मोटी सेना भी उनके पास थी, तो वो सांगा को शरण दे देते हैं। इस प्रकार अजमेर में करमचंद पंवार के यहाँ सांगा वो शरण लेकर बैठे रहते हैं। इधर कुंवर पृथ्वीराज कुंभलगढ़ को आधार बनाते हैं और अपने अभियानों की शुरुआत करते हैं। देखिए, उनके अभियान बहुत ही तेज गति के होते हैं और उनका घोड़ा भी बहुत तेज गति वाला होता है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। इस कारण इतिहास में पृथ्वीराज कुंवर को उड़ना राजकुमार के नाम से भी दर्ज किया गया। अब कथा में एक अजीब मोड़ तब आता है जब टोडा के राव सुल्तान है, उन पर अफगानों के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है और राव सुल्तान को टोडा छोड़कर भागना पड़ता है और उनके साथ उनकी पुत्री ताराबाई भी होती है। और ये जब भागते हैं तो मेवाड़ आते हैं और मेवाड़ में महाराणा राईमल से शरण मांगते हैं, तो मेवाड़ के महाराणा राईमल इनको बदनौर का क्षेत्र दे देते हैं और वहीं पर राव सुल्तान अपनी पुत्री ताराबाई के साथ ये समय व्यतीत करते हैं। ताराबाई की काफ़ी सुंदरता के चर्चे थे। जब ये बात जयमल को पता चलती है तो जयमल है वो ताराबाई से विवाह करने के लिए प्रयास करता है, लेकिन इस बात पर विवाद बढ़ जाता है और राव सुल्तान और जयमल के बीच संघर्ष हो जाता है और संघर्ष में जयमल मारा जाता है। इस प्रकार सांगा के रास्ते से एक कांटा लुप्त हो जाता है। अब पृथ्वीराज कुंवर को पता चलता है तो वो ये वादा करता है कि मैं आपका क्षेत्र टोडा आपको दिलाऊंगा, और बदले में राव सुल्तान कहते हैं कि टोडा मुझे दिला देगा, मैं उसे अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। इस प्रकार ये कहानी आगे बढ़ती है और पृथ्वीराज टोडा वापस दिलाने में कामयाब हो जाते हैं और इस कामयाबी के उपलक्ष्य में ही वो ताराबाई से विवाह कर लेते हैं। इतिहास में ये भी आता है कि ताराबाई स्वयं एक अच्छी घुड़सवार थी और अच्छी तलवारबाज थी, इसलिए कहते हैं कि पृथ्वीराज के साथ अभियानों के अंदर ये भी साथ रही थी। अब आगे अजमेर के गवर्नर होते हैं मल्लू खां, उन पर जब कुंवर पृथ्वीराज आक्रमण करते हैं और इसी तरह से मल्लू खां को भगाकर अजमेर के दुर्ग पर कब्जा कर लेते हैं और अजमेर के दुर्ग का नाम वो अब अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर तारागढ़ कर देते हैं। इस प्रकार ये तारागढ़ होता है, लेकिन बाद में ये अजमेर का क्षेत्र सांगा के हाथ में आ जाता है और सांगा इस क्षेत्र को प्राप्त करके पुनः करमचंद को ही सौंप देते हैं। अब एक अलग घटना तब घटित होती है जब कुंवर पृथ्वीराज की बहन आनंदबाई है, वो कुंवर पृथ्वीराज को अपने पास बुलाती है और अपने पति की शिकायत करती है। दरअसल बात इस प्रकार होती है कि सिरोही के राव जगमाल होते हैं, उन जगमाल का विवाह कुंवर पृथ्वीराज की बहन आनंदबाई से हुआ होता है और आनंदबाई है उसको जगमाल बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, दोनों के बीच काफ़ी विवाद गहरा होता है। और ये भी बताया जाता है कहीं के इतिहास में कि जगमाल उन पर इतना अत्याचार करता था कि जब रात को सोता था तो आनंदबाई के हाथ हैं वो चारपाई के पायों के नीचे रख देता था। इस प्रकार इनके बीच विवाद था। जब पृथ्वीराज यहाँ पहुँचते हैं और बहनोई के साथ समझौता करवाते हैं तो बहनोई उनसे समायाचना कर लेते हैं, दोनों के बीच मुलाकात अच्छी होती है, समझौता हो जाता है। और जब पृथ्वीराज वापस जाने के लिए कहते हैं तो ये बहनोई है या जगमाल है वो अपने इस साले के लिए भोजन रास्ते के लिए बांधते हैं। कुछ के अनुसार भोजन बांधा जाता है, कुछ के अनुसार रास्ते में खाने के लिए लड्डू बांटे जाते हैं और ये लड्डू उनके बांध दिए जाते हैं। जब वो आके रास्ते में उन लड्डुओं को खाते हैं तो कहते हैं कि वो लड्डू जहरीले थे या भोजन जहरीला था, और उसको खाने के बाद जब वो चलते हैं कुंभलगढ़ के दुर्ग में पहुंचते हैं तो कहते हैं कि कुंभलगढ़ के दुर्ग में किले में पहुंचते ही उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार वहीं उनकी समाधि भी बनी हुई है। अब इस प्रकार से दोनों रास्ते के कांटे समाप्त हो जाते हैं और रायमल को पता चलता है कि सांगा संग्राम सिंह अभी जीवित है, तो वो उनको बुलाने का प्रयास करते हैं और ये सूचना करमचंद के जरिए महाराणा सांगा तक पहुंचती है और सांगा वापस आते हैं और रायमल उनको राज्याभिषेक करते हैं और उसके कुछ दिनों बाद ही कहते हैं रायमल की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार विधि का विधान जो होना था वो हो गया और सांगा शासक बन गए और मेवाड़ को एक ऐसा शासक मिला जो योद्धा पुरुष, सैनिकों का भग्नावशेष और एक ऐसा शासक बना जो मुगलों को बाहर खदेड़ने के लिए भी लड़ा था। आज की मेवाड़ की कहानी में बस इतना ही। इससे आगे वाले पार्ट में देखेंगे जब महाराणा सांगा शासक बनते हैं
तो उनके आसपास के राज्यों की क्या स्थिति होती है, और साथ ही साथ ये जानेंगे कि मुग़ल शासक जब बाबर भारत में आया तो किस प्रकार माड़ा सांगा के द्वारा उसका प्रतिरोध किया गया था, और इतिहास के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण खानवा जैसे युद्ध का इसमें जिक्र किया गया था, और कैसे वो राणा सांगा ने अपनी बहादुरी से लड़ा था खानवा का युद्ध। अगले पार्ट में